आ जाए श्री अखिलेश जी और अध्यक्ष जी उद्घोषण दें। इसके बाद हमारे साथी जो लोग हैं वो चलेंगे। अभी आप लोगों ने वेद प्रकाश जी का बड़ा ही शानदार वक्तव्य सुना और उसके पहले रमाशंकर जी का, पूजा सिंह जी का सुना। और ये दो युवा वक्ता जो थे इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बातें की और अच्छा लग रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी आने वाले सत्रों में दो और युवा, बहुत महत्वपूर्ण युवा इस समय समकालीन रचनाशीलता के हैं, अरुणेश जी और कुमार मंगलम। इनको भी आप सुनेंगे और देखेंगे कि कैसे युवा लोग इस समस्या को लेकर के कितनी गहराई में जाकर के सोच रहे हैं। और सबसे अच्छी बात आप ये लगी मुझे कि जो हमारे युवा साथी हैं, नौजवान साथी हैं, ये खाना खाने का समय हो गया है, जाहिर है भूख लगी होगी, लेकिन तालियां इतने उत्साह से बजा रहे हैं और खूब सुन भी रहे हैं ध्यान दे करके। मैं इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ कि विलम्ब हुआ है, फिर भी आप और भोजन के बीच में 10 मिनट मैं लेना चाहूँगा। अभी जैसे युवापन की बात हो रही थी तो मैं अपने कुछ युवा बच्चे को उनसे एक दिन ऐसे कुछ बातचीत हो रही थी तो मैंने पूछा, शहर के लखनऊ में हैं बच्चे, मेरे अपने भी घर के बच्चे हो सकते हैं, मेरे भाई के घर के बच्चे हो सकते हैं। उनसे मैंने पूछा कि रास्ते में ही हम लोग कहाँ जा रहे थे तो देखा कुछ पेड़ पौधे हैं। हमने कहा भाई ये जामुन का पेड़ है। हमने कहा कि ये किस चीज़ का पेड़ है, तो नहीं बता पाए। फिर पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, वृक्षों के बारे में ये बच्चे नहीं बता पाए। ऐसे बहुत से वनस्पतियों के बारे में, मान लीजिए अरहर का खेत है या मटर फूली हुई है, उसके बारे में नहीं जानते हैं कि किस चीज़ के पौधे हैं, किस चीज़ का खेत है। एक बड़ी तकलीफ दे स्थिति। निश्चय ही ऐसे अगर आप पूछें कि धान के पौधे कैसे होते हैं, निश्चय तुरंत हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, सर्च करेगा, उसकी इमेज भी देख लेगा, उसके बारे में भी डिटेल दे देगा, बताएगा धान के पौधे ऐसे होते हैं। तो एक जो तथ्यात्मक रूप से उसकी जो एक सेकेंडरी इमेज है किसी चीज़ की, उससे सब लोग लैस हैं, इससे मुझे इनकार नहीं है। नॉलेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन कविता और साहित्य नॉलेज से अलग जा करके एक प्रज्ञा के स्तर पर उतर करके उसकी जो जीवन की गति होती है, उसमें जो सुंदरता होती है, उसको उतारता है। तो ये जो वनस्पतियों से कटने की बात है, इसी संदर्भ में और कहना चाहूँगा क्यों ज़रूरी है कि आप उसे एक जो उसकी शुरुआती जो एकदम कटकर इमेज है, जो साक्षात यथार्थ है, वस्तुतः है, उससे आप लोगों को वाकिफ क्यों होना चाहिए। ये पृथ्वी है जिसे मर्त्यलोक नाम से जाना जाता है। ये कृति का मैं स्मरण आप लोगों को दिलाना चाहूँगा। रामधारी सिंह दिनकर की कृति है उर्वशी। उर्वशी में जो परियां आती हैं, अप्सराएं, और पृथ्वी पर उतरती हैं रात में, चांदनी रात है और वो परियां जल क्रीड़ा करती हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा जो हिंदी के विद्यार्थी हैं जानते ही होंगे, जल क्रीड़ा करती हैं। उसमें उर्वशी से पूछती हैं कि भाई तुम क्यों पृथ्वी के राजा पुरुरवा से प्रेम करती हो, क्यों पृथ्वी तुमको पता नहीं है कि अगर पता चलेगा इंद्रलोक में तो वहाँ का फैसला है कि अगर किसी पुरुष से पृथ्वी लोक के किसी प्राणी से प्रेम किया तो स्वर्ग से वंचित कर दी जाओगी, वहाँ की नागरिकता से बेदखल कर दी जाओगी। आखिर क्या आकर्षण है कि तुम यहाँ पर बार बार आती हो और उतरे स्वर्ग का जो प्रलोभन है उसको ठुकराने के लिए आमादा। तो उर्वशी का जवाब होता है कि स्वर्ग में स्पर्श नहीं, यानी किसी चीज को छू उसका स्पर्श नहीं। और बताएं आप मिथकों में जाएंगे तो स्वर्ग में गंध भी नहीं।
वहाँ आपको इसमें जो एक आपको फूल की खुशबू जैसे आप लोग लेते हैं या तमाम फूलों की, तो वो चीज़ नहीं मिलेगी और स्पर्श का भी सुख नहीं है। तो ऋषि कहती है पृथ्वी पर ये, तो इस पृथ्वी के इस सुख के लिए मैं अमरता को भी जो है मैं बलि चढ़ाना चाहती हूँ। मुझे ये सुख चाहिए पृथ्वी का। तो ये जो मर्त्य का यानी मिट जाने का मर्त्य का जो उत्सव उर्वशी में है, तो वो एक बड़ी महान रचना इसीलिए उसको बनाता है, एक श्रेष्ठ लोकप्रिय रचना भी है वो इसीलिए। तो अगर आज हम जो जब कहते हैं पर्यावरण, तो पर्यावरण केवल यह नहीं, यह तो है ही कि हमारे जीवन में एक संगति देता है, हमारे जीवन को उपयोग, अभी हम लोग जो भोजन करेंगे उसका भी वास्ता पर्यावरण से है, तो पर्यावरण ये है। लेकिन अभी जो बातें सुबह से हो रही हैं, एक सवाल उभर सकता है कि पर्यावरण की चिंता हम लोग कर रहे हैं और विकास को जो प्रॉब्लमेटाइज कर रहे हैं, जो प्रश्नांकित कर रहे हैं, तो क्या विकास नहीं होना चाहिए? अगर उद्योग धंधे न होते तो कैसे काम चलता? फिर मतलब नौकरियां नहीं हो सकती थी, रोजगार नहीं हो सकते थे, हमारी दुनिया तरक्की नहीं कर सकती थी। तो क्या पर्यावरण और विकास दोनों परस्पर जो विरोधी लगने वाली चीजें हैं, लेकिन अगर पर्यावरण नहीं होगा तो जीवन नहीं बचेगा। उसी तरह एक समस्या यह भी है कि विकास नहीं होगा तो भी जीवन नहीं बचेगा। इसका क्या उत्तर हो सकता है? इसका उत्तर यह है, जिसकी तरह नवीन वेद प्रकाश जी ने पहाड़ उपन्यास की चर्चा करते हुए कहा कि वह मृत पत्थरों को काटते थे दशरथ नाची। गांधी जी ने एक वाक्य कहा है कि मनुष्य की आवश्यकता के लिए प्रकृति के पास अपरंपार है, सब कुछ है प्रकृति के लिए। आपकी बीमारियों के इलाज की व्यवस्था प्रकृति के पास है, औषधियां हैं, आपकी भूख शांत करने के लिए है सब कुछ। गांधी जी कहते हैं मनुष्य की आवश्यकता के लिए प्रकृति के पास सब कुछ है, मगर उसके लालच के लिए उसके पास ज्यादा नहीं। तो ये लालच जिसे आप कहते हैं कि पहाड़ अगर काटे जा रहे हैं तो केवल वो आवश्यकता से उपजा हुआ कर्म नहीं है, वो परियोजना नहीं है, वो एक लालच की परियोजना है। तो अगर लालच की परियोजना पर कोई चीज खड़ी होगी, कोई इमारत खड़ी होगी, कोई विकास का मॉडल खड़ा होगा, तो निश्चय ही वह जीवन देने के बजाय हमें एक तरह की मृत्यु ही अंततः सौंपेगा। इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और चूंकि ये कवि या कोई भी साहित्यकार एक उसकी सुदीर्घ परंपरा है कि वह अंततः एक मनुष्य के स्वप्न और मनुष्य की बेहतरी और बेहतर समाज के निर्माण के लिए वह रचना करता है। और उस स्वप्न में, उस निर्माण की परियोजना में जो भी चीज बाधा पैदा कर सकती है, उसका प्रत्याख्यान, उसका प्रतिरोध अपनी रचनाशीलता में वह करता ही करता है। और इसीलिए जब आज 21वीं सदी के मुहाने पर एक विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई है पर्यावरण को लेकर के, तब आज का कवि ज्यादा चिंतित। प्रकृति और पर्यावरण का दृश्य यह पहले भी आता है। आप कामायनी को याद करें या और पहले चले जाएं, या तो कालिदास प्रकृति की सुंदरता का इतने सबसे महान चिटेरे का कालिदास थे। और खुद छायावाद के नाम से जो कविता आप लोग पढ़ते हैं, वह प्रकृति के मानवीकरण की ही कविता है, जिसका एक दूसरे रूप में हमारे तमाम एक दिन बोलेंगे पेट राजेश जोशी ने लिखा और भी कवियों ने लिखा। लेकिन आज वह चिंता पहले वह कविता के एक उपकरण के रूप में यानी आती थी। वो मनुष्य जो मानवीकरण होता था तो एक रहस्य पैदा करने के लिए होता था। कविता को एक ऊंचाई और सौंदर्यात्मकता प्रदान करने के लिए होता था। लेकिन जब 21वीं सदी में पर्यावरण की जो चेतना है, वह सुंदरता नहीं बल्कि समाज के विकृत हो जाने के जो एक दुर्स्वप्न होता है, उस दुर्स्वप्न की कविता है। और दुर्स्वप्न से बचाने के लिए तमाम सारे कवि सक्रिय हुए। जैसे मैं एक
बहुत ही प्रसिद्ध कवि, उनकी कविता सुनाता हूँ। बीच में मैं कुछ पंक्तियाँ, जो भी मैं कविता उद्धृत करूँगा पूरी की पूरी नहीं। उनकी एक कविता है, एक वृक्ष भी बचा रहे, नरेश सक्सेना की कविता है। समुद्र पर हो रही बारिश संग्रह उनका है, उसकी कविता है। अंतिम समय जब कोई नहीं जाएगा साथ, अंतिम समय जब कोई नहीं जाएगा साथ, एक वृक्ष जाएगा। अंतिम समय जब कोई नहीं जाएगा साथ, एक वृक्ष जाएगा। अपनी गौरैयों गिलहरियों से बिछुड़कर साथ जाएगा। ये वृक्ष अग्नि में प्रवेश करेगा, वही मुझसे पहले। अग्नि में प्रवेश करेगा, वही मुझसे पहले। लिखता हूँ अंतिम इच्छाओं में कि बिजली के दाह घर में हो मेरा संस्कार, ताकि मेरे बाद एक बेटे और एक बेटी के साथ एक वृक्ष भी बचा रहे संसार में। एक वृक्ष भी बचा रहे संसार में, एक बेटे और बेटी के साथ एक वृक्ष भी बचा रहे संसार में। यह वही चेतना है, जब वो उस समय की चेतना से ये चेतना जुड़ती है जब लोग एक वृक्ष, गांव में वृक्ष लगाते थे, बाग लगाते थे, और तालाब खुदवाते थे। तो आज का कवि जान रहा है कि पर्यावरण को बचाने के लिए ये क्या करना चाहिए। इसी तरह इस संकट पर एक कविता और मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, छोटी सी है। नवल शुक्ल कवि हैं, उनकी एक कविता है, बहुत कम हो रहा है हमारा संसार। जो पीड़ा है आप देखिए, ये पर्यावरण के विनाश को लेकर के बहुत कम हो रहा है हमारा संसार। हवा कम हो रही है, पीने के पानी तक का अकाल, धरती कम हो रही है और हमारे वायुमंडल का विस्तार। धरती कम हो रही है और हमारे वायुमंडल का विस्तार। पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, कम हो रही हैं ऋतुएं, लुप्त प्राय हो गई कुछ नदियाँ, कुछ फूल, कुछ जीव। दूर क्षितिज पर दिखाई देता है उनका झुंड। इन चीज़ों का, धरती के लिए पृथ्वी, नदी और पौधे, चिड़िया, दूर क्षितिज पर दिखाई देता है उनका झुंड। धरती से विदा ले रहे हैं उन सबको धीरे धीरे कांपते हुए हाथ। ये जो विदा ले रहे हैं, और तो ये क्या है, केवल ये कविता में तो आता है, लेकिन जब समाज में आप जाकर देखते हैं तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हमारा टेम्परेचर बदल रहा है। एक ज्वालामुखी जैसी ये दुनिया हो जाएगी। क्या एक ज्वालामुखी के बीच आप कोई बैठना चाहेगा, कोई रहना चाहेगा? तो जो इस कगार पर हमारा सामान्य सभ्यता है, उसको लेकर के एक और कविता जिसके बारे में अभी आप लोगों के बीच बैठे हैं, उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं पर्यावरण को लेकर के। श्री प्रकाश जी, उनकी एक कविता मैं आपको बीच में थोड़ा अंतरी उसके छोड़ करके सुनाता हूँ। नदी जब सूखने लगती है तब बहुत कुछ सूख जाता है अलहदा। नदी जब सूखने लगती है तब बहुत कुछ सूख जाता है अलहदा। शिशिर फेंकने लगता है लगते, जिसके बारे में भी पिछले सत्र में मैंने कहा इतनी गर्मी पड़ रही थी कि परिंदों से आसमान सूना हो गया। नदी जब सूखने लगती है तब बहुत कुछ सूख जाता है अलहदा। शिशिर फेंकने लगता है लगते, बसंत तपिश से खुलबुलाता है। देखिए शिशिर और बसंत के मायने कैसे बदल दिया। शिशिर फेंकने लगता है लगते, बसंत तपिश में खुलबुलाता है और ग्रीष्म जैसे अपनी ही आँच में झुलसने लगता है। ये कालिदास के कुमार संभव की भी एक उपमा है, जिसमें अग्नि जो है अपनी ही आग में जलने लगा जब शिव का वो भंग करने के लिए आता है। तो और ग्रीष्म जैसे अपनी ही आँख में झुलसने लगता है। नदी जब सूखने लगती है, बहते शहर को कोई नहीं बचा सकता। नदी जब यानी नदी सूखेगी तो बाढ़ आएगी, समाज में बाढ़ आएगी, प्रलय आएगी। नदी जब सूखने लगती है, बहते शहर को कोई नहीं बचा सकता। शहर तभी तक आबाद है जब तक बह रही है एक नदी।
यानी एक नदी यहाँ एक सिंबल है पर्यावरण का, जो है स्वस्थ पर्यावरण का। वो जब तक वो रहेगा तभी तक शहर आबाद होगा, नहीं तो शहर अपनी ही मौत मरेगा, अपनी मौत की तिथि से पहले मरेगा। और अंत में भी मैं आपको ज़्यादा समय नहीं, ये बड़ी दिलचस्प कविता है, मुझे लगता है वो उसके बारे में थोड़ा साझा करूँ। और यही इसी कविता के बाद मैं समापन करूँगा, समाप्त करूँगा अपना वक्तव्य। ये भी मेरे सक्सेना की कविता है, पानी क्या कर रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि हम जो मनुष्य लोग हैं, इंसान लोग हैं, कैसे अपने पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं, अपने और जलचरों को, चिड़ियों को और वनस्पतियों को, वृक्षों को कैसे तबाह कर रहे हैं, जंगल को, पहाड़ को, सबको नष्ट कर रहे हैं। लेकिन और अपने सुख के लिए, अपने सुख भी नहीं कि केवल मनुष्य के सुख के लिए, व्यक्ति के सुख के लिए, अपने व्यक्ति के आराम के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के आराम और खुशी के लिए कैसे हमने दुनिया को, अपने समाज को तबाही के मुकाम। लेकिन इसी के समानांतर एक कविता बताती है कि जो दूसरा हिस्सा है नेचर का, वो कैसे एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम से अपने को खड़ा करता है। ये कविता है, इसमें भी मैं बीच में स्टैंजा छोड़ करके पढ़ रहा हूँ। कविता का शीर्षक है पानी क्या कर रहा है। आज जब पड़ रही है कड़ाके की ठंड, आज जब पड़ रही है कड़ाके की ठंड और पानी पीना तो दूर, उसे छूने से बच रहे हैं लोग, तो जरा चल कर देख लेना चाहिए कि अपने संकट की इस घड़ी में पानी क्या कर रहा है। मैंने बताया कि मनुष्य क्या कर रहा है। अब आप जरा देखिए कि विपरीत स्थितियों में पानी क्या कर रहा है। यह 4 डिग्री वह तापक्रम है दोस्तों, यह 4 डिग्री वह तापक्रम है दोस्तों, जिसके नीचे मछलियों का मरना शुरू हो जाता है। आप एक नदी की कल्पना करिए और उसके बीच जो जलचर रह रहे हैं, मछलियां रह रही हैं, तो आप देखिए दोनों का रिश्ता। यह 4 डिग्री वह तापक्रम है दोस्तों, जिसके नीचे मछलियों का मरना शुरू हो जाता है। पता नहीं पानी यह कैसे जान लेता है, पता नहीं पानी यह कैसे जान लेता है कि अगर वह और ठंडा हुआ तो मछलियां बच नहीं पाएंगी, कि अगर वह और ठंडा हुआ तो मछलियां बच नहीं पाएंगी। अचानक वह अब तक जो कर रहा था ठीक उसका उल्टा करने लगता है। अचानक वह जो कर रहा था ठीक उसका उल्टा करने लगता है, यानी कि और ठंडा होने पर भारी नहीं होता, यानी कि और ठंडा होने पर भारी नहीं होता, बल्कि हल्का होकर ऊपर ही तैरता रहता है। 3 डिग्री हल्का, 2 डिग्री और हल्का, और 0 डिग्री होते ही बर्फ बनकर सतह पर जम जाता है, और 0 डिग्री होते ही बर्फ बनकर सतह पर जम जाता है। इस तरह वह कवच बन जाता है मछलियों का, इस तरह वह कवच बन जाता है मछलियों का। अब पड़ती रहे ठंड, नीचे गर्म पानी में मछलियाँ जीवन का उत्सव मनाती रहती हैं। दोस्तों, हम लोगों को भी नदी की तरह चिंता करनी चाहिए अन्य जलचरों की, चिड़ियों की, और अपने मनुष्य प्रजाति की भी, अपने मनुष्य समाज की भी, कि कैसे एक व्यक्ति जो है, अगर उस रूप में एक व्यक्ति अन्य मनुष्यों को बेहतर बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए, अपने समाज को स्वस्थ बनाने के लिए उसी तरह करे जैसे पानी जो है अपने भीतर छिपी मछलियों को बचाने के लिए उपक्रम करता है, उपाय करता है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ और इस विद्यालय का, इसके प्राचार्य का, इसके अध्यापकों का, विद्यार्थियों का सबका शुक्रगुजार हूँ यहाँ आने का, आपके बीच अपनी बात करने का अवसर मिला। शुक्रिया। बहुत धन्यवाद सर। समय की पाबंदियां जो न कर रहे हैं, अन्यथा हम और देर तक आपको सुनना चाहते थे, पर अब यह सत्र यहीं संपन्न होगा। आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया, हमारे बीच आए और अपने वक्तव्य से
हमारे छात्र छात्राओं को, हमारे प्रतिभागियों को, हिंदी जगत को लाभान्वित